नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा जिन सीटों पर फोकस कर रही है वो सीटें अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है। सबसे ज़्यादा फोकस कटेहरी पर है क्योंकि इन दोनों सीटों को जीतने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। लेकिन सवाल यह है कि जो वहाँ का इतिहास रहा है कटेहरी का और जो समीकरण है उसके अनुसार क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार यानी कि 35 साल बाद फिर कटेहरी में कमल खिला पाएगी? क्योंकि ठीक 35 साल पहले 1991 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अनिल तिवारी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और वो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी बने थे। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी वहां कभी नहीं जीती और इसके बाद भी कभी नहीं जीती। इस सीट का जो जातीय समीकरण है वो इस प्रकार है कि सबसे ज्यादा इस सीट पर दलित मतदाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है और ब्राह्मण मतदाताओं के बाद फिर ओबीसी वोट है और ओबीसी में भी कुर्मी वोट बहुतायत में है, यानी कि ओबीसी और ब्राह्मण लगभग बराबर है लेकिन दलित सर्वाधिक है। तीसरे नंबर पर यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, उसके बाद फिर ठाकुर हैं और अन्य जातियां भी हैं। लेकिन जो निर्णायक वोट है वो दलित, ब्राह्मण और ओबीसी वोट है। इसीलिए इस सीट का जो इतिहास रहा वो इस प्रकार रहा कि यहाँ अधिकांशता या तो कोई ओबीसी प्रत्याशी जीता, वो चाहे कांग्रेस जीतती रही, फिर जनता दल जीतता रहा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जीती, फिर समाजवादी पार्टी जीती, एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती। इनमें से अधिकांश बार या तो कोई ब्राह्मण प्रत्याशी जीता या कोई ओबीसी प्रत्याशी यानी कुर्मी जीता। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब जीत दर्ज की थी तो ब्राह्मण प्रत्याशी ने ही जीत दिलाई थी, अनिल तिवारी ने। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में जो सीट लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई है तो इस सीट को जीतने का मंसूबा पाले हुए है। भारतीय जनता पार्टी यूं तो बहुत चुनौतीपूर्ण सीट पर संघर्ष कर रही है, लेकिन जो समीकरणों का खाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर किसी प्रभावी ओबीसी नेता को अगर इस सीट से उम्मीदवार बना दे तो भारतीय जनता पार्टी पासा पलट सकती है और 1991 का इतिहास यहां दोहरा भी सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बात जा रही है, वह ये कि बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पहले बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती थी तो उससे ये होता था कि उनका जो दलित वोट था वो या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक जाता था। इस बार उनका प्रत्याशी खुद मैदान में है तो दलित तो भारतीय जनता पार्टी या सपा की तरफ कितना जाएंगे ये तो समय भी पता चलेगा, लेकिन अधिकांश दलित बहुजन समाज पार्टी पर ही रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो भी ओबीसी है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी इस बार के चुनाव में मजबूत अपनी स्थिति बनाकर रखेगी और त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर देगी। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट है उसमें ब्राह्मण मतदाता माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर नगर सीट पर रितेश पांडे को प्रत्याशी बनाया था। वो दूसरे नंबर पर रहे और मात्र 17,000 वोटों से वो लालजी वर्मा से हारे थे, यानी कि यहाँ ब्राह्मण भी प्रभावशाली है। ब्राह्मणों के साथ अगर राजपूत मिल जाते हैं, ठाकुर अगर मिल जाते हैं और ओबीसी प्रत्याशी होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कमाल कर सकती है, वो इस सीट को जीत सकती है। क्योंकि जो दलित वोट है वो तो मायावती के पास चला जाएगा, मुस्लिम
मत समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि लालजी वर्मा अपनी पुत्री छाया वर्मा, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है और एक चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। अगर लालजी वर्मा की बेटी अगर चुनाव में लड़ती हैं, तो लालजी वर्मा तो पूरी मेहनत करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट है वो भी मिलेगा। लेकिन एक संदेश ये भी जा सकता है कि एक ही परिवार से सांसद और एक ही परिवार से विधायक का चुनाव लड़ने की वजह से हो सकता है कि कुछ ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी या बसपा की तरफ भी खिसक जाए और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाए। ये भी संभव है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने आप को यहाँ आज भी मजबूत मानकर चल रही है, क्योंकि उसके पास एक निश्चित प्रतिशत वोट पहले से सुरक्षित है। ये निश्चित वोट है मुस्लिम समाज का। ये हर हाल में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी पर निश्चित वोट है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी पर भी निश्चित वोट है। अब भाजपा पर भी निश्चित वोट है, क्योंकि भाजपा के पास जो अपर कास्ट का वोट है वो कहीं नहीं जाता, वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव को जीतने की स्थिति में आ भी सकती है। हालांकि प्रेक्षक ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सीट है वो जीतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन जो समीकरण है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी जमीनी स्तर पर कई मंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं, गली-गली घूम रहे हैं, खेत खलिहानों पर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इस चुनाव को जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो उपचुनाव है वो सरकार का होता है। सरकार का कुछ तो लाभ रहता ही होगा, क्योंकि सरकार के को पूरा फोकस रहता है चुनाव में और मशीनरी का भी लाभ हो सकता है कुछ मिलता हो। तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कमल खिला भी सकती है। लेकिन मुकाबला बहुत कठिन होगा, बहुत कठोर होगा और बहुत ही नेक टू नेक फाइट होगी तीनों प्रत्याशियों के बीच में। अब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किसे घोषित करती है, निगाहें इस बात पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास कई कद्दावर नेता हैं इस सीट पर, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर विनय कटियार का उपयोग कर ले। विनय कटियार हालांकि सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया जाता है कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस समय, वो शायद चुनाव ना लड़ें। लेकिन अगर वो ना लड़ें तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव में अगर उतार दिया जाए तो उनके नाम से ये सीट जीती जा सकती है। विनय कटियार की ओबीसी में आज भी लोकप्रियता है और आज भी विनय कटियार की पहचान है। विनय कटियार का ओबीसी में आज भी सम्मानजनक स्थान है। वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं आज भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जो हमारी बात हुई फैजाबाद में, कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह का टिकट काटकर अगर विनय कटियार को दिया होता तो वो निश्चित रूप से लोकसभा की सीट जीतते और अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट आज भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनकी उपयोगिता को सही ढंग से समझा भी नहीं। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है और किस तरह का रन होता है। आने वाले समय में ये काफ़ी कुछ स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक हम फिर इस सीट की समीक्षा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सीट हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।